हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 जनवरी 2021। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और सभी क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप लोग एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा ग्रुप। उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में भारत का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है। तो दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है भारत का बेंगलुरु, जिसकी ओवरऑल रैंक है 6वीं। ठीक है, और भारत का पहला शहर है मुंबई, जिसकी ओवरऑल रैंक है 2nd। चलिए, तीसरे स्थान पर है नई दिल्ली। बर्ड फ्लू को अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो ये है केरल। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों बहुत ही अच्छे से कई लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। ऐसे ही आप लोग डिटेल में आंसर किया करो, और जिनका आंसर ज़्यादा पसंद आए उनके आंसर को भी आप लोग लाइक कर दिया करो, उनके कमेंट को लाइक जरूर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किसके लिए भारत की पहली मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता बनाया। तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में सीआरपीएफ के लिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए रक्षिता नाम की भारत की पहली मोटर बाइक एम्बुलेंस डेवलप किया है। ये मोटर बाइक एम्बुलेंस क्या होगी, इसमें दोस्तों मोटर बाइक में ही एक एम्बुलेंस सुविधा जोड़ दी जाएगी, जिससे सीआरपीएफ के जवानों को सही टाइम पर ट्रीटमेंट दिया जा सके, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। होता क्या है दोस्तों, सीआरपीएफ कभी कभी ऑपरेशंस ऐसे जगहों पर करना पड़ता है इसको, जहां पर एम्बुलेंस, कार एम्बुलेंस जो होता है वो नहीं पहुंच पाते हैं। जंगल हुआ या कभी पहाड़ी इलाकों में या कुछ ऐसे एरिया पड़ जाते हैं जहां पर सीआरपीएफ को ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में वहां पर सही समय पर कार एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते हैं और गोली लगने या घायल होने के बाद जवानों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसे में मोटर बाइक एम्बुलेंस रहेगा तो सही समय पर उसे ट्रीटमेंट मिल सकेगा उस जवान को। ऐसे ना जाने कितने जवानों की जान बचाई जा सकेगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है सीआरपीएफ के लिए मोटर बाइक एम्बुलेंस। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, कुछ इसी तरीके से होगी। इसमें दोस्तों घायल जवान को, घायल सैनिक को पीछे बैठा करके दूसरा जवान उसे ले जा सकता है, ठीक है, इस बाइक एम्बुलेंस की मदद से। चलिए, अब सीआरपीएफ आया है, सीआरपीएफ के बारे में जानते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना दोस्तों हुई थी 1939 को, 1939 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। इसके डायरेक्टर जनरल हैं एपी माहेश्वरी। कौन है? एपी माहेश्वरी जी हैं इसके करंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल। इसका मोटो होता है सेवा और निष्ठा। क्या? सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ के बारे में जानिए। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। अभी 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया। 63वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। ओके, अगला, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया। तो अभी हाल ही में बिहार राज्य ने अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है। कब? ये 3 दिवसीय महोत्सव दोस्तों 16 तारीख से शुरू हुआ है। 16, 17 और 18 3 दिनों तक ये मनाया गया। 16, 17 और 18 जनवरी को इसका उद्घाटन किया बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने। ओके, कहाँ पर किया है? बिहार का एक जमुई जिला है, जमुई, बिहार के जमुई जिले के नागी पक्षी अभ्यारण्य में, नाम याद रखिएगा, नागी पक्षी अभ्यारण्य में, ठीक है। तो उसी में इसका आयोजन किया गया। नागी पक्षी अभ्यारण्य में दोस्तों 133 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं, निवास करती हैं। ओके, तो बिहार में ये मनाया गया है। अब दोस्तों ये है महोत्सव यानी फेस्टिवल। तो हम लोग पिछले दिनों में जो भी फेस्टिवल आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। अभी दोस्तों सक्रेन महोत्सव मनाया गया था। क्या मनाया गया था? सक्रेन महोत्सव। कहाँ पर? ढाका में, बांग्लादेश में। और अभी जब पूरे उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई गई 14 और 15 जनवरी को, तब दक्षिण भारत में दोस्तों तमिलनाडु में पोंगल महोत्सव मनाया गया और वहीं तेलंगाना में कानूमा महोत्सव मनाया गया। क्या? कानूमा महोत्सव मनाया गया। ओके, इससे पहले अभी लद्दाख में लोसार फेस्टिवल इस बार मनाया गया था, तिब्बतीय नववर्ष होता है। इससे पहले अभी मणिपुर में दोस्तों चेरी ब्लासम माओ महोत्सव मनाया गया।
अब देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार देखिए मैप में ये रहा, पटना यहाँ की राजधानी है। नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से यानी JDU पार्टी से यहाँ के 7वीं बार सीएम बने हैं। कौन सी बार? 7वीं बार सीएम बने हैं। अभी दोस्तों बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें 7वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार जी, ये चौथी बार तो लगातार बने हैं। बिहार के गवर्नर फागू चौहान जी हैं। बिहार अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? बिहार अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से शेयर कर रहा है। ओके, बिहार का हाई कोर्ट जो है वो है पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। कौन है? संजय करोल जी हैं। ओके, बिहार के बारे में अगर आप और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप अगर बिहार स्टेट स्पेशल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल जीके की ई बुक अवेलेबल है 20 रुपये में। दोस्तों आपको बिहार से रिलेटेड पिछले 1 वर्षों का करंट अफेयर मिल जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको बिहार के बारे में सभी स्टैटिक जीके भी मौजूद हैं उस ई बुक में। ऐसे ही यूपी स्पेशल जीके की भी ई बुक अवेलेबल है और मध्य प्रदेश जीके की ई बुक बहुत ही जल्द आने वाली है। इन सभी ई बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी किस देश के हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत के रहते हैं। कितने रहते हैं? लगभग 18 मिलियन। 18 मिलियन से ज़्यादा प्रवासी भारतीय दुनिया भर में फैले हुए हैं, रहते हैं। 2020 में एक बार फिर से इंडिया ने टॉप किया है अपने मातृभूमि के बाहर रहने के मामले में। ओके, भारत एक बार फिर से शीर्ष पर रहा है। अच्छा, इंडिया के नागरिक सबसे ज़्यादा किन देशों में रहते हैं? सबसे ज़्यादा UAE में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं और सऊदी अरब में रहते हैं। ओके, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जहां इंडिया के सबसे ज़्यादा व्यक्ति निवास करते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट जो जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने, इस रिपोर्ट का क्या नाम है? इस रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स। क्या? इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स। एक बार फिर से इंडिया है टॉप पर। ओके, अच्छा आपको याद होगा अभी पासपोर्ट इंडेक्स आई थी, पासपोर्ट इंडेक्स रैंक आई थी हेनले की, इसमें 85वां स्थान मिला था भारत को और इसके अनुसार 58 स्कोर मिला था इंडिया को। 58वां स्कोर जब मिला था इसके अनुसार ये बताया गया था कि 58 देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस है भारत का। तो जब 58 देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस है, बाकी के 2 देश जैसे जापान वगैरह हो गए 191 देशों का वीज़ा फ्री एक्सेस रखता है, फिर भी इंडिया के प्रवासी ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा देशों में रहें, जितने भी देशों में रहें उतने ही देशों में अगर ज़्यादा संख्या में रहते हैं तो भी ऑटोमेटिक ही सबसे ज़्यादा प्रवासी हो जाएंगे। जैसे अभी देखोगे आप सऊदी अरब, UAE या अमेरिका में, इन्हीं देशों में भारत के लाखों लोग रहते हैं। चलिए अब संयुक्त राष्ट्र है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अगला है, किस राज्य सरकार ने रोजगार के लिए तेलघानी बोर्ड का गठन किया? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तेलघानी बोर्ड का गठन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में अभी ये शुरू किया गया है। कितने जिलों में? 5 जिलों में। कौन कौन से हैं? रायपुर है, महासमुंद है, धनवंतरी है, गरियाबंद है और बालोद बाजार है। इन 5 जिलों में इसके लिए सामाजिक भवनों का भी निर्माण कराया जा रहा है। तेलघानी बोर्ड का गठन किया गया है, इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इस बोर्ड का गठन किया है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल जी ने। छत्तीसगढ़ आया है, देखिए मैप में है कहाँ पर छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़। राजधानी है नया रायपुर। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं। चीफ मिनिस्टर गवर्नर है अनुसुईया उइके। इंद्रावती नेशनल पार्क दोस्तों है छत्तीसगढ़ में ही। अच्छा, छत्तीसगढ़ ये स्थापित कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ ये 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ओके, और जब ये अलग हुआ था तब बना था भारत का 26वां राज्य। ध्यान रखिएगा, 26वां राज्य के रूप में अलग हुआ था छत्तीसगढ़। 27वें राज्य के रूप में कौन अलग हुआ था? उत्तराखंड अलग हुआ था। यहाँ रहा, ये 9 नवंबर को अलग हुआ था। देखिए 8 दिनों का अंतर हुआ। ठीक है, 1 नवंबर को ये अलग हुआ सन 2000 को, फिर 8 दिन बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ और बना ये 27वां राज्य। फिर इसके कुछ दिन बाद 6 दिनों के बाद झारखंड अलग हुआ बिहार से। बिहार से ये 15 नवंबर को अलग हुआ और ये बना 28वां राज्य।
ठीक है, अलग होने वाला। 27वां, 26वां, 28वां याद हो गया। 29वां राज्य बना था तेलंगाना, जो कि 2014 में 2 जून को अलग हुआ था। ये भी ध्यान रखना है कि अब वर्तमान में 28 राज्य ही हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। कौन है? PR रामचंद्रन मेनन। दोस्तों ऐसे ही इमेज लगा करके साथ ही साथ वो राज्य का हाई कोर्ट जो है वो कितने राज्यों को कवर करता है, इन सब की डिटेल बता करके एक वीडियो मैंने अभी हाल ही में अपलोड की है, भारत के सभी हाई कोर्ट और उनके चीफ जस्टिस की। आप लोग वो वीडियो चैनल पर जा करके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में 9 हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आए हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलने हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों रामचंद्र गुहा की नई पुस्तक आई है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। रामचंद्र गुहा एक जाने माने इतिहासकार हैं और क्रिकेट फैन हैं। इन्होंने अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये पुस्तक पब्लिश की गई है हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा और विलियम कॉलिंस UK के द्वारा, दोनों के द्वारा मिल करके पब्लिश की गई है। अच्छा, पिछले दिनों में भी कुछ पुस्तकें आए हैं, उनका रिवीजन करते हैं। रोमिला थापर जो आपको B ऑप्शन में दिख रही हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अपनी पुस्तक लॉन्च की है, गेजिंग ईस्टवर्ड्स। क्या? गेजिंग ईस्टवर्ड। लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह ने अभी हाल ही में अपनी पुस्तक लाई है, मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको नाम से। SY कुरैशी की अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है, द पॉपुलेशन मिथ। और एक और बुक अभी आई है नरेंद्र मोदी के ऊपर, मोदी इंडिया कॉलिंग्स 2021। इस पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इनको साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। कनाडा की तरफ से इन्हें सम्मानित किया गया है साहित्य गौरव सम्मान से। किसके द्वारा दिया गया है इनको? दोस्तों हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। अच्छा, इस अवार्ड को क्योंकि कनाडा में दिया गया है, तो इस अवार्ड को रिसीव किया है कनाडा में जो भारत के उच्चायुक्त हैं, हाई कमिश्नर हैं, अजय बिसारिया जी। उन्होंने रिसीव किया है क्योंकि ये वहाँ पर पहुँच नहीं पाए थे। तो अजय बिसारिया का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, कनाडा में भारत के ये हाई कमिश्नर हैं, तो इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी भारत के दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्हें इस मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इससे पहले मोरारजी देसाई जी थे, जो 1967 और 1995 के बीच में नियुक्त किए गए थे अध्यक्ष इस मंदिर ट्रस्ट के, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के। प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं 8वें अध्यक्ष, ठीक है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के 8वें अध्यक्ष बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सोमनाथ मंदिर दोस्तों ये है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में ये स्थित है सोमनाथ मंदिर। अच्छा दोस्तों, सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी मंदिर पर दोस्तों महमूद गजनबी ने 1025 में आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में 17 बार आक्रमण किया था और लूटपाट मचाई थी। तो इसलिए ये मंदिर आपको याद होना चाहिए। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अच्छा, सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर है बनारस में, यूपी में। ठीक है दोस्तों, भारत के मंदिर और प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ कहाँ पर हैं, इस पर वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। आप लोग वेट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। आप लोग बस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बनाए रखिए। मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, अच्छी बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। आप लोग बेल आइकन प्रेस करके रखिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस महापुरुष की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती आने वाली है। कब है? 23 जनवरी को। तो अब से दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की है कि 23 जनवरी को अब से प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा भारत में पराक्रम दिवस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर यह फैसला लिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेताजी की उपाधि दोस्तों इन्हें दी थी हिटलर ने। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, उसने इन्हें फ्यूहरर कहा था, फ्यूहरर। और फ्यूहरर का मतलब होता है नेताजी। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार। अगला देखते हैं, WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने?
तो अभी हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, इन्हें WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 148वां सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। ये सत्र दोस्तों 18 जनवरी से शुरू हुआ है, 26 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। तो वर्चुअली अध्यक्षता की है इन्होंने। WHO आया है, इसके बारे में जानिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अब 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इस वजह से 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। टेड्रोस एधनोम जी हैं WHO के अध्यक्ष। अगला देखते हैं। अगला है 18 जनवरी 2021 से कहां पर पहला जांस्कर शीत खेल उत्सव शुरू हुआ। तो अभी हाल ही में लद्दाख में दोस्तों पहला जांस्कर शीत खेल उत्सव शुरू हुआ है। ये 18 जनवरी से शुरू हुआ है, चलेगा 30 जनवरी तक। 13 दिनों के लिए ये खेला जाएगा। बर्फ पर खेले जाने वाला ये खेल है दोस्तों। बर्फ पर खेले जाने वाले जो खेल होंगे उनका ये एक प्रकार से कहिए टूर्नामेंट है, उत्सव है। ओके, लद्दाख में ये आयोजित किया जा रहा है और इसे ऑपरेट किया जाएगा खेलो इंडिया के द्वारा, ऑर्गेनाइज उसी के द्वारा किया जाना है। अच्छा, लद्दाख में ही अभी आपको याद होगा खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ था। ठीक है, आयोजित हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लद्दाख में ये भी शुरू हुआ है। अगला, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता। तो अभी हाल ही में कैरोलिना मारिन ने जीता है योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने हराया है ताई तुजू यिंग को। किसे? ताई तुजू यिंग को। कैरोलिना मारिन दोस्तों ये ओलंपिक चैंपियन है, यानी पिछला जो ओलंपिक हुआ था अभी उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। बैडमिंटन की ये खिलाड़ी हैं और योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। दोस्तों ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट था ये BWF का यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का इस साल का 2021 का ये पहला टूर्नामेंट था, इस वजह से भी हो जाता है इम्पोर्टेंट। कहाँ पर आयोजित किया गया? थाईलैंड ओपन है तो ये थाईलैंड में ही आयोजित किया जाएगा, बैंकॉक में ये आयोजित किया गया है। क्लियर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैरोलिना मारिन कहाँ की हैं? ये हैं स्पेन की। स्पेन की ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ताई तुजू यिंग कहाँ की हैं? ये हैं दोस्तों ताइवान की। कहाँ की? ताइवान की। PV सिंधु इंडिया की, साइना नेहवाल इंडिया की। ये वीडियो भी आपको जल्द ही मिलने वाली है कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंधित है, और एक वीडियो और मिलेगी कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है। दोनों वीडियो जल्द ही आएगी आपके लिए। अगला, हाल ही में RBL बैंक का पुनः प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में विश्ववीर आहूजा जी को RBL बैंक का एक बार फिर से MD और CEO नियुक्त कर दिया गया है। इस बार इनको 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए एक बार फिर से ये होंगे RBL बैंक के एक बार फिर से MD और CEO। अब देखिए दोस्तों, ये पहली बार नियुक्त हुए थे 2010 को। 2010 को 30 जून को ये पहली बार नियुक्त हुए थे, तब से ये RBL बैंक के CEO और MD हैं। RBL का मतलब होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। क्या होता है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1943 को, 1943 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 12 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करना आप लोग मत भूला कीजिए, लाइक आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आप हमारी ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सभी ई बुक्स मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रॉकेट दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट पूछा गया है। अगला, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो डिटेल में, तो आप लोग लिखिएगा जरूर डिटेल में। अब आप वीडियो देख लियो, जाओ जल्दी से MZT ऐप ओपन करो, इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो, वहीं पर इसकी PDF मिल जाएगी। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप MZT एजुकेशन पर भी मिल जाएगी। MZT एजुकेशन ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन करो, वहाँ पर भी आपको PDF वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।